नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रही है, कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का इस चुनाव के लिए, 2022 के चुनाव के लिए अपना चयन कर रही है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के इस चुनाव पे कानूनी ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट का फैसला हो, जो कानून हो, उसके इतर जाकर अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने सामने वाले को मौका देते हैं कि वो हम पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो आपके अपोजिशन में है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र है, और अगर वो इस देश की संविधान को समझता है, कानूनी प्रक्रिया को समझता है, जुडिशरी सिस्टम को समझता है, तो वो आपके इस चूक का फ़ायदा उठा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है अखिलेश यादव के कैराना के कैंडिडेट के चयन को लेकर। कैराना ही नहीं, कई ऐसे कैंडिडेट अखिलेश यादव ने इस इलेक्शन में के लिए चयन किए हैं, उनका चुनाव किया है, जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड रहा है, आपराधिक जो उनका रिकॉर्ड है वो उनके लिए भारी पड़ सकता है। और ख़ासकर कैराना के जो नाहिद हसन, जिस तरह से उनका चुनाव किया, फिर उनकी कैंडिडेचर को ख़त्म करने की बात आ रही है गिरफ्तारी के बाद, लेकिन इसको लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2018 और 2020 के फैसले को अगर देखें तो ये साफ निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कोई पार्टी टिकट देती है, या तो उसे देना नहीं चाहिए, और अगर दे रही है तो जनता को धोखे में नहीं रख सकती है। उसके चयन के साथ ही उसके जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसके जितने भी मुकदमे हैं वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे होना चाहिए। वो उनके डिक्लेरेशन के साथ वो पूरा बायोडाटा जो है वो ओपन पृष्ठभूमि पर होना चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी ये निर्देश था कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से स्वतंत्र है उसके कैंडिडेचर को रद्द करने के लिए और पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन इस केस में, नाहिद हसन के केस में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसको लेकर के अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसके ही फैसले का हवाला देते हुए पीआईएल दाखिल की है, पिटीशन अपनी दाखिल की है, और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी करे, ताकि उस पार्टी के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो मूक दर्शक बन के बैठी हुई है इन सभी हरकतों को देखते हुए, वो पार्टी के लिए कंटेम्प्ट जो है वो जारी करे, और कोर्ट समाजवादी पार्टी की सदस्यता को, पार्टी की सदस्यता को रद्द करे, उनकी जो पार्टी है उसके खिलाफ एक्शन ले। अब क्या कुछ होगा वो देखना होगा। कोर्ट की इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है, कोर्ट इस पीआईएल को, इस पिटीशन को कितना सीरियसली लेते हैं, ये सारा कुछ देखना होगा। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो अश्विनी उपाध्याय बोल रहे हैं वो पूरी तरह से कानूनी है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, और ये वर्डिक्ट जो पूरे देश में लागू होना चाहिए, और इसे लागू करवाने का काम सरकारों और इलेक्शन कमीशन को है। कहीं ना कहीं इलेक्शन के चुनाव के इस राजनीति में ये सभी लचर दिख रहे हैं, कठोर कदम लेने से बच रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, क्यों ये कोर्ट पहुंचे हैं और क्या इनकी मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। न तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कर रही है, न तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है।
समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। अब जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं होगी तब तक राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार जजमेंट देता रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक तरीके से वो अप्रभावी हो रहे हैं, इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अब आज हमने इसीलिए पीआईएल फाइल किया है और हमने मांग किया है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द हो। तो आपने देख लिया, वैसे समाजवादी पार्टी के इस चेहरे को लेकर के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो भी आक्रामक हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया है समाजवादी पार्टी में, वो साफ दिखा रहा है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो गुंडों की पार्टी हुआ करती थी, जो माफियाओं को शरण देती थी। इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं है, किसी युवा के लिए भला करने वाली पार्टी नहीं है। क्या देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं, किस तरह से आक्रामक हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और कहीं ना कहीं इसका मौका अखिलेश यादव ने खुद अपने विपक्षी पार्टियों को और कानूनी प्रक्रियाओं को दिया है ताकि उनके खिलाफ अगर बातें हो सके, एक्शन लिया जा सके, तो वो प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए खुद अखिलेश यादव जो हैं वो जिम्मेदार हैं। देखिए कैसे आक्रामक हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, की समाजवादी पार्टी किस तरह के चाल चरित्र पे विश्वास करती है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। धन्यवाद जी।
इन सब के बीच में जो आश्चर्य वाली बात है वो ये है, चाहे नाहिद हसन जिस पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा है, जिस पे ना जाने कितने ही मुकदमे हैं, और आज से नहीं 2012 से जब से वो राजनीतिक ज़मीन पर अपनी पैर रखा है उसके बाद से ही लेकर लगातार तरह तरह के मुकदमे उसके ऊपर जो है वो किए गए हैं। हर साल हम अब देखें 2012 से तो लगभग हर साल कोई नया मुकदमा उसके खिलाफ हुआ है गैंगस्टर एक्ट में। वो और उसकी माताजी दोनों ही आरोपी हैं। लेकिन जब नाहिद को गिरफ्तार किया गया था तो वो किस तरह से योगी आदित्यनाथ को और यूपी की प्रशासन को चैलेंज कर रहा था, वो सुनिए कि क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं इन सब को देख लूँगा। देखिए गलती, एक तो कहते हैं सीना चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप पकड़े गए हैं, आपने तो सरेंडर किया है, तो फिर आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आपके खिलाफ वो धाराएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं। आप एब्सकॉन्डर स्पेशल कोर्ट से घोषित हो चुके हैं और भागे भागे फिर रहे थे, और इसके तहत आपको क्योंकि सामने आना था, आपको सरेंडर करना पड़ा। तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं और इतना विरोध क्यों? और विरोध सिर्फ एक तरफा क्यों, किसी एक समुदाय की तरफ से ही क्यों है? वो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए किस तरह से एक एक करके आपको बाइट्स दिखाती जाऊंगी और आप समझते जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रवादी होना कितना बड़ा गुनाह है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयता के साथ भगवाधारी होना कितना बड़ा गुनाह है, हिंदुत्व की बात करना कितना बड़ा गुनाह है। नाहिद हसन को पहले सुनिए, उसके बाद आपको कुछ और बाइट्स भी सुनवाएंगे, कुछ और चीज़ें भी सुनवाएंगे। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। तो सुन लिया आपने, और अब सुनिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान का वो बयान। देखिए अब्दुल्ला खान जब जेल से निकले तो भीड़ क्योंकि बहुत हो गई थी, इसलिए पुलिस को उस भीड़ को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए अलग अलग करना पड़ा, उनको मनाही करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि आप इस तरह से मजमा ये जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया है, बल्कि ये जो नियम लागू किए गए हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू किए गए हैं और उसका पालन करना ही होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं समझती है, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो या जेल से निकलना हो या जेल जाना हो, ये भीड़ तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं उसको हथकंडा बनाती है और इसी को राजनीति समझती है। अब्दुल्ला आजम खान का किस तरह का बयान आया, वो पानी पी पी कर उत्तर प्रदेश की पुलिस को कोस रहे हैं और मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। उनका वो इस तरह से अपने बयान दे रहे हैं कि मानो उनके साथ कितना अन्याय हुआ, जबकि जिस तरह की धाराएं उन पे लगी थी, जो तथ्य उनके सामने आए थे, जिस तरह के जो हम कहें कि जो सबूत आए उनके आपराधिक मामलों को लेकर के, उसमें उनका और उनके पिताजी का बचना शायद मुश्किल था। आजम खान अभी भी जेल में हैं। अब्दुल्ला का कहना है कि उनके पिताजी को जान का खतरा भी है। ये प्रदेश की सरकार जो है सारे नियम विपक्षियों के लिए बनाती है। सुनिए अब्दुल्ला खान को। घर पर लोग नहीं आ सकते, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है। कोई बात नहीं, 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं, ये है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है अखिलेश जी, आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। ये घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई, खाना खा ले घर जाके, आपका वो भी ना खाए, कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। देखो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली, भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो। लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है,
आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। शहजाद नगर में काफिला रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? भाई मैं तो जेल से निकला था और मैंने सबसे यही कहा कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत में लेने आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकती। कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे प्यार करने वाले वहां तक आए। ना तो कोई काफिला था, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए। लेकिन अगर भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे हैं कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में, उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप तो खड़े हो ना, ये तो घर है मेरा। अब घर जाने से भी अगर गाड़ी रोक दी जाएगी, यह सब प्रोटोकॉल विपक्ष के लिए, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, गाड़ियों में से उतार कर चेक किया गया है ना, इसके। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर। कितने बेगुनाहों को मार दिया ऐसे ही, कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया। यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा, इससे छुपा हुआ है। कितनी कस्टोडियल डेथ हो गई। गोरखपुर के एक व्यापारी को कैसे मार दिया, लखनऊ में एक इंजीनियर को कैसे मार दिया, उन्नाव की बेटी को कैसे जला दिया गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया देख नहीं रही है, ठीक है। सीतापुर से भी पुलिस निकलने का के बाद, राज है। सीतापुर से निकलने के बाद भी काफी मीडिया से और आपसे धक्का मुक्की हुई है पुलिस की, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भाई, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है, ऐसे नहीं है। ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2-2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है वहाँ। अच्छा, ये 23 महीने जो आपको गुजरे, तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे गुजरे? 8x10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टॉयलेट और उस 8x8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे। और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बन गए। ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम फंसा है। आजम भाई की जान को खतरा बिल्कुल है। भाई सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कह सकते हैं? क्या कर? एक मिनट भाई। और इस रेस में भला बाकी लोग कैसे पीछे रह जाते, तो आपको सुनवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति का बयान जो कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में फरका परस्ती की जो राजनीति चल रही है, जिस तरह से एक समुदाय जो है वो मुसलमानियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे और योगी आदित्यनाथ को हरा कर रहेंगे। ये बिहार के, अगर हम कहें तो बिहार के ये मुजफ्फरपुर के तमन्ना हाशमी हैं। बिहार से आकर ये गोरखपुर में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे। तमन्ना हाशमी क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में के गोरखपुर से, मैं गोरखपुर शहर से उम्मीदवार होऊंगा आदित्य योगी नाथ के खिलाफ, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहते हुए एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम करते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो तौफीक रज़ा, मौलाना तौफीक रज़ा जो हैं वो कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या इसकी वजह है, वो उनके मुंह से खुद सुनिए। वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फ़िरका परस्ती
की जो है राजनीति चल रही है और वो इस राजनीति के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं वो इसका अपोज करते हैं। जो बात वो बोल रहे हैं फिरका परस्ती का मतलब वो क्या कहना चाहते हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। तौकीर रज़ा, माफ़ कीजिएगा, तौकीर रज़ा अखिलेश यादव सरकार में ही अखलाक हत्याकांड डिप्टी एसपी ज़ायुल हक के वाक़े में ये गुनहगार हुए थे। अखिलेश यादव के हाथ जो है वो गैर जिम्मेदार हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। और इस हत्याकांड को लेकर के क्यों अखलाक की हत्या तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से उसका प्रोपागेंडा रचा गया था और सारा ठीकरा जो है वो बीजेपी पे छोड़ा गया था, संघ पे छोड़ा गया था। इनका कहना था कि क्योंकि ये हिंदुत्ववादी सरकार आई है, राष्ट्रवादी सरकार आई है, इसीलिए वो टारगेट करें। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल पूरी हुई थी तो मामला कुछ और ही निकला था। तो देखिए, सुनिए तौफीक रज़ा को भी इन तमाम मनहूसियतों से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनने देनी है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर कोई खतरनाक सरकार हो सकती है तो वो अखिलेश यादव की सरकार हो सकती है। हमारी हत्तर इम्कान ये कोशिश रहेगी और पूरे हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले और अपने प्रदेश से प्यार करने वाले तमाम लोगों से मैं दस बस्ता ये दरख्वास्त करता हूं कि बहुत सोच समझ के फैसला करने का वक्त आया है। अगर अपने प्रदेश से सच्चा प्यार है तो यादववाद नहीं चाहिए, जाटववाद नहीं चाहिए, हमें मानववाद की राजनीति करनी है। और मानववाद की राजनीति हमने देखा है कि सिर्फ कांग्रेस करती रही है और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि मानववाद की ही राजनीति होगी। तो हद तक इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की सरकार बने और अगर किसी वजह से हम कहीं पीछे रह जाते हैं तो इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा मैं कांग्रेस से, मंत्री अध्यक्ष जी से, कि गैर भाजपाई सरकार बनानी है। इसके लिए हमें किसी का समर्थन लेना पड़े या किसी को समर्थन देना पड़े तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए। हमें इन मनहूसों से अपने प्रदेश को पहले बचाना चाहिए। और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके कहीं ना कहीं देश के लोगों को बरगलाने की एक कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ जो है मौजूदा सरकार है। सरकार किसी के खिलाफ नहीं होती है। नीतियां जब बनती हैं तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। वो हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं बनती हैं, वो क्षेत्र देखकर और ज़रूरत देखकर बनती हैं। वैसे ही इनको पूछना चाहिए कि देश में बनी हुई नीतियां या उस प्रदेश की बनी हुई नीतियों से क्या इनके परिवारों को फ़ायदा नहीं हुआ है? क्या उस प्रदेश के मुस्लिम समुदाय जो हैं बेनिफिशियरी नहीं रहे हैं? क्या वो सोचते हैं उनको, उनके कितने फैमिली मेंबर को बेगुनाह होते हुए भी तड़पाया गया है, उनको सज़ा याफ्ता की गई है या मारा पीटा गया है या जान से मार दिया गया है? देखिए, विरोध के नाम पे ये जो विरोध है वो कहीं ना कहीं, देश तो बाद में आता है, समाज बाद में आता है, समुदाय बाद में आता है, आपके और आपके परिवार को ही प्रभावित करता है। आप इस तरह से अपने चेहरे को उजागर करते हैं कि उस चेहरे के साथ आपके दिल की जो एक दबी हुई रंजिशें हैं वो खुलकर सामने आ जाती हैं और उस रंजिशों में कहीं ना कहीं बेहद बदबू भरे, घृणा वाले जो एक दुर्गंध कहें वो भी सामने आती है, जो दिलों में एक नफ़रत सी पैदा करती है। आखिर हम हिंदू हों या मुसलमान हैं तो हम इसी देश के, भारत के, हिंदुस्तान के, हिंद के, और ऐसे में हम कैसे इस बात से नकार सकते हैं कि जो भी लोग आए इस देश पे, किसी क्षेत्र पे आक्रामक होकर, आक्रांता बनकर आए और चले गए, लेकिन हम यहीं रह गए क्योंकि हमारी जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में
जरा जरा सी बात पे अपने तहजीब और संस्कारों में जरा सा डिफरेंस होने से दिलों में इतनी नफ़रत मत पालिए कि आप और हम में अपने खून के रंग को याद करने की वो काबिलियत भी ना रह जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है सभी की नज़रों में सुर्खियों की तरह बना हुआ है। इस चुनाव को हमारे जैसे और आपके जैसे कई लोग शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में देखना चाहते होंगे और कोशिश उनकी यही होगी कि वो सौहार्द जो है वो बना रहे। ऐसे में सिर्फ चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी वो मिठास बनी रहे, उस मिठास में कहीं भी नफ़रत की बदबू ना आए। लेकिन अगर नफ़रत एक तरफा होगा तो आखिर कैसे बाद में हम उसमें मिठास घोल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तथ्यों के साथ अपनी बातों को मैं यहाँ रखती हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि सच की ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए और ये इतने लोगों तक पहुँचनी चाहिए ताकि उसमें से कुछ लोग भी अगर समझ सकें तो हमारे देश की मिट्टी की खुशबू हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। जय हिंद।